हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल EPSR में। तो ये है ग्रेविटेशन का वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी हम लोग किसको बोलते हैं, एंड साथ में हम लोगों ने देखा था कि केप्लर्स लॉ क्या होता है। केप्लर्स लॉ का एक सेपरेट वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट हम लोग केप्लर्स लॉ के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों को दो चीज़ देखना है, दैट इज़ डेरिवेशंस ऑफ केप्लर्स सेकंड लॉ और उसका इम्पोर्टेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों को देखना है न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये 1600 AD में दिया गया था न्यूटन के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूटन के नेम पे, क्योंकि इस न्यूटन ने ही इसे दिया था, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, न्यूटन्स लॉ। अब ये जो न्यूटन लॉ था, ये बेसिकली जो केपलर थे, केपलर ने अपना प्लेनेटरी मोशन दिया, उसके बाद ये लॉ आया था। उन्हीं के थीसिस वगैरह के ऊपर ये भी लगभग मिलता ही जुलता रहता है। तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं और इसका मतलब क्या है, ये लॉ बोलता क्या है। देखिए, every object in this universe attracts every other object with a definite force, and this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, वो दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक कांस्टेंट फोर्स है, तो उन दोनों फोर्स का, उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट का, उन दोनों मासेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट रहता है। एंड जो उन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो यही लॉ है। अब इसको अगर स्टेटमेंट पे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, फर्स्ट चीज़ क्या बोले, फर्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मासेस, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का क्या रहता है, प्रोडक्ट रहता है, कौन सा, फोर्स के। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 एंड M2। ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास हो गए, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इनवर्सली का मतलब अपॉन में लिख देते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का स्क्वायर के, दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको अगर हम लोग दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकेंड, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R द स्क्वायर। अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। अब ये जो G है, यहाँ पे G क्या है, कांस्टेंट। G क्या है, कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्स में हर जगह सेम रहता है, इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होती है, जिसके वजह से इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया इसलिए इसका नाम ग्रेविटेशनल है और ये कांस्टेंट होता है। अब इसकी वैल्यू की अगर बात की जाए तो g इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये यूनिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, और ये वैल्यू भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास क्या है? अपने पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन and magnitude of centripetal force. Magnitude of centripetal force। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जस्ट सर्कुलर मोशन से ही मिलता जुलता रहता है। अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग कांस्टेंट टाइम पीरियड में कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल करता है अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट सर्कुलर मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों ने देखा था कि जो भी फोर्स रेडियस के लॉन्ग टूवर्ड्स द सेंटर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखने का एक तरीका हम लोगों के पास क्या है? एफ ऑफ सी पी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। अब इसको हम लोगों को क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल किसके में हो रहा है? क्योंकि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एक सर्कल में ही लगता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए, तो हम लोगों का ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिख लेंगे कितना? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr, क्योंकि हम लोगों का डिस्टेंस कैसा है? सर्कुलर है, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का पेरीमीटर अगर हम लोग निकालें तो वो कितना आएगा? अपने पास 2πr आता है। और रेडियस के अलॉन्ग लगने वाला है, मतलब प्लैनेट्स और सन के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? r की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट है फ्रॉम सन। और टाइम इसमें कितना लगा है? टाइम अपने पास कैपिटल टी लगा है। टाइम कितना लगा है? टाइम टी, जो भी चक्कर लगा रहा था सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग, उसी टाइम को हम लोग क्या यहाँ पे टेकन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों को निकालना है कि एफ़ किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोगों ने अभी एक फार्मूला लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या अगर स्पीड को अगर हम लोग डायरेक्शन दे दें तो ये स्पीड क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, यानी d/t लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ की वैल्यू लिखी थी, याद है? हम लोगों ने लिखा है डिस्टेंस हमारे पास क्या है, तो डिस्टेंस की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2πr, क्योंकि d की ही वैल्यू है। यानी v इज़ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? v इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2πr अपॉन टाइम की वैल्यू, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है अपने पास? t। तो ये बन गया अपने पास v। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोगों को पुट करना है किसमें? इस फार्मूले में। ये v की वैल्यू उठा के ठीक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे। देखिए m v की जगह पे 2πr/t का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हम लोगों को नीचे वापस से क्या मिलने वाला है? r, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो r है, मतलब सिर्फ v की जगह पे हम लोगों ने क्या किया? ये जो भी वैल्यू हम लोगों ने निकाला था इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई, r का स्क्वायर r एंड t का स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन r। इस r से ये r क्या हो जाएगा? कैंसिल। तब हम लोगों के क्या मिलेगा? 4m स्क्वायर r/t का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड r स्क्वायर थे
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4πr² r³, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, और ये क्या बनेगा, t² × r²। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने कैपलस लॉ पढ़ा था। बाय यूजिंग कैपलस लॉ, बाय यूजिंग कैपलस थर्ड लॉ, कैपलस थर्ड लॉ क्या था, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, याद है। तो यहाँ पे देखिए r³ एंड t² दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक साइड बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4m² अपॉन r² इंटू r³ अपॉन t²। तो ये हमारे पास क्या था, यही तो हमारे पास कैपलस लॉ था, तो इसको हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, अगर हम लोग इसको अगर एक साइड लाने की कोशिश करें, ये वाला पार्ट, ये क्या है अपने पास, t² = r³। अगर इस साइड लाए तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा = k। ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है हम लोगों के पास, तो क्या मैं इसके जगह पे ये डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, जब भी पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4m² अपॉन r² इंटू k। अब ध्यान से देखिएगा, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, मास भी किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे k भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी यफ हमारे पास जो है वो किसके प्रोपोर्शनलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब अगर हम लोग जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ाएंगे, रेडियस वेक्टर बढ़ाएंगे, तो हम लोगों का क्या होगा, फोर्स कम होगा। यानी अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. The acceleration caused because of gravitational force is called acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो भी एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी के वजह से हो रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा कैसा रहेगा, लोअर साइड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और साथ में ये क्या होता है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल जी से। स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक एक्सेलरेशन, तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इसके हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है फोर्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में, F = G/mm अपॉन r²। ये क्या था हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला था। और एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं F = ma। यहाँ पे e क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी की वजह से होता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या मैं F = mg लिख सकता हूँ, ए के जगह पे जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या अपने पास लीनियर एक्सेलरेशन था। तो ये हम लोग दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लोग राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, G/mm अपॉन r² = mg। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, Gm/r² = स्मॉल g। यानी अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, Gm/r²। अगर आप लोगों को ये वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे g के जगह पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रख लेंगे, यानी g = 6.67 × 10⁻11 इंटू मास के जगह पे यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, मास ऑफ अर्थ रख लेना है, यानी 6 × 10⁻24 अपॉन r की वैल्यू हम लोगों के, अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6.4 × 10⁻6 द
स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोगों का रेडियस। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम लोग अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास स्मॉल जी का वैल्यू। अब इसमें क्या होता है कि स्मॉल जी में वेरिएशन होता है। अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो सरफेस पे हर जगह पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो वेरिएशन इन जी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।